गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निखत उमेरा है। मैं इस्माइल महिला पीजी कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज का जो हमारा विषय है जिस पे कि हम चर्चा करने वाले हैं वो है प्लेटो के न्याय का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है और उसने अपने न्याय के सिद्धांत के लिए किन बातों पर महत्व डाला है, आज ही हमारा विषय होगा जिसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेटो ने अपने सभी प्रकार के जो राजनीतिक विचार हैं उसका निरूपण अपनी जो प्रसिद्ध कृति है द रिपब्लिक उसके अंदर किया है। और जैसा कि हम जानते हैं द रिपब्लिक का जो वैकल्पिक शीर्षक है वो है कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि द रिपब्लिक का पूरा जो सरोकार है वो न्याय के सिद्धांत के साथ है। प्लेटो की जो न्याय का सिद्धांत है वो इतना वाइड है, उसने उसकी इतनी विस्तृत विवेचना करी है कि उसकी प्रस्तुत जो कृति है उसमें ज्ञान की कई शाखाओं का समावेश हो जाता है। यानी कि जो द रिपब्लिक है वो सिर्फ राजनीतिक शास्त्र पे लिखी गई कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि उसके अंदर हमें शिक्षा शास्त्र का, समाज शास्त्र का, मनोविज्ञान का, नीति शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का, उसके कई पहलुओं का अध्ययन हमें देखने को मिलता है। जैसा कि विल ड्यूरेंट ने अपनी कृति द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में बताया है कि रिपब्लिक अपने आप में पूर्ण प्रबंध है, जिसे प्लेटो ने एक ग्रंथ का नाम दे दिया है। इसमें हमें उसकी तत्व मीमांसा, उसकी ईश्वर मीमांसा, उसके नीति शास्त्र, उसके मनोविज्ञान, उसका शिक्षा शास्त्र, उसकी राजनीतिक शास्त्र, उसके कला सिद्धांत, सबके एक साथ दर्शन होते हैं। यानी कि ये कोई अलग अलग शास्त्रों का उसमें विवेचन नहीं किया गया है, बल्कि ये सब एक ही शाखा है, एक ही शाखा में एक ही धारा में उठने वाले विषय बन जाते हैं प्लेटो के किताब में। वास्तव में प्लेटो ने इन सब विषयों पर इतना पृथक पृथक और स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया है, बल्कि ये एक धारा में उठने वाले राजनीतिक शास्त्र के विषय हो गए हैं। प्लेटो का जो मुख्य ध्येय है वो है आदर्श राज की संकल्पना प्रस्तुत करना, और इसके लिए आवश्यक हो जाता है राज्य के स्वरूप को समझना। यानी प्लेटो का जो विचार है वो इस बात से शुरू होता है कि आदर्श राज्य क्या है, तो इसी के साथ राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का स्वरूप कैसे हुआ। तो इस तरह से प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र का विषय हमारे सामने रख दिया। इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो आदर्श राज होता है वो न्याय पे आधारित होता है। प्लेटो कहता है आदर्श राज वही होगा जहाँ पे न्याय स्थापित होगा, जो न्याय पे आधारित होगा, और हम न्याय को नैतिकता से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो द रिपब्लिक है वो नीति शास्त्र का भी विवेचन करता है, और न्याय की स्थापना के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की जो उपयुक्त स्थिति है उसकी बात प्लेटो कहता है कि समाज में जो अलग अलग वर्ग होते हैं उन वर्गों की अपनी अलग अलग स्थिति होती है, वो उनके अंदर जो उनके गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं उसके आधार पे होता है। तो इस प्रकार से समाज में अलग अलग वर्ग बन जाते हैं, और उन वर्गों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम समाज शास्त्र का अध्ययन भी इसके अंदर करते हैं। सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण करते करते हमें मनुष्य की प्रकृति को भी समझना पड़ता है कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार से जो 3 गुण होते हैं वो किस प्रकार से मनुष्य के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से हम मनोविज्ञान का भी अध्ययन प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं उसकी किताब में द रिपब्लिक में। और इसी के साथ जब प्लेटो अपने आदर्श राज की स्थापना के लिए 2 तरह के व्यवस्था की बात करता है, शिक्षा व्यवस्था और साम्यवाद व्यवस्था, तो शिक्षा की भी उसने बहुत ही ज्यादा विस्तृत विवेचन किया है प्लेटो ने अपनी किताब में। और इसीलिए जीन जैकेस रूसो ये कहते हैं कि द रिपब्लिक जो है वो शिक्षा पे लिखी गई सर्वोत्तम कृति है, क्योंकि द रिपब्लिक में शिक्षा की जो व्यवस्था की है प्लेटो ने, वो उसके जन्म से लेकर के और अंत तक उसने हर प्रकार से बहुत ही व्यवस्थापक तरीके से उसके सिस्टम को बताया है। तो इस तरह से शिक्षा शास्त्र जो है वो भी द रिपब्लिक का महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाता है। और इसी में अर्नेस्ट बाकर कहते हैं कि द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन का विवेचन करने का प्रयास करता है। यानी द रिपब्लिक में मानव जीवन के में जो भी चीजें आएंगी, उसके सामाजिक व्यवस्था की, उसके मानसिक व्यवस्था की, उसके राजनीतिक व्यवस्था की, उसकी आर्थिक व्यवस्था की, हर एक चीज को कहीं ना कहीं प्लेटो ने द रिपब्लिक में एक्सप्लेन किया है। और यही कारण है कि द रिपब्लिक एक बहुत ही ज्यादा अंतर्विषयक किताब
बन जाता है। प्लेटो का राजनीतिक चिंतन, प्राचीन यूनानी जो दार्शनिक थे उनकी ये मान्यता थी कि जो राज्य होता है वो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और बाद में सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। यानी जब कभी राज्य की शुरुआत हुई होगी तो वो मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है उसका निर्माण हुआ होगा या उसका विकास हुआ होगा और फिर वो धीरे धीरे मनुष्य के सद्जीवन के लिए बना रहता है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और इसी वजह से राज्य में जो मनुष्य होते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, उसे समाज में रहने के लिए, राज्य में रहने के लिए एक दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ती है। वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों पे निर्भर होते हैं और इसलिए राज्य का होना, समाज का होना आवश्यक हो जाता है। प्लेटो के सामने समस्या ये है कि राज्य को सद्जीवन का साधन कैसे बनाया जाए और किस प्रकार से वहां पे उसको एक आदर्श राज्य बनाया जाए, और यहीं से न्याय की तलाश शुरू होती है। और प्लेटो कहता है कि वो राज्य जहाँ पे न्याय होगा, जहाँ पे न्यायिक व्यवस्था होगी, जहाँ पे सर्वोत्तम जो गुण होता है न्याय, जब वो स्थापित होगा वही व्यवस्था सही मायने में आदर्श राज्य कहलाएगा। तो प्लेटो अपनी बुक द रिपब्लिक में, जिसको उसने एक संवाद शैली में लिखा है, उसमें न्याय व्यवस्था की शुरुआत करता है और ये जो न्याय व्यवस्था उसने स्थापित की है या जो थ्योरी उसने दी है अपनी किताब में, उसको उसने चर्चा के रूप में दी है। ये चर्चा एक न्याय पर एक बहुत ही संपन्न और कुलीन व्यक्ति थे सेफेलस, उनके घर पे शुरू होती है, जिसमें सुकरात होता है और इसके अलावा प्लेटो का भाई ग्लूकॉन होता है, एडिमेंटस होता है और थ्रेसिमेकस होते हैं। ये उसके पात्र हैं। इस पूरे जो उसने चर्चा संवाद है उसके ये 4 पात्र होते हैं और इसमें जो मुख्य वक्ता है वो है सुकरात। कहीं ना कहीं जो सुकरात है, प्लेटो ने अपने विचारों को सुकरात के माध्यम से उस किताब में बोला है। प्लेटो के अनुसार न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो कि सामाजिक संगठन पर आश्रित होता है, यानी कि न्याय को उसने व्यक्तियों के संबंधों के साथ जोड़ दिया है। जो समाज में एक दूसरे पे रहते हुए एक दूसरे पे आश्रित होते हैं उसके संदर्भ में वो न्याय को एक्सप्लेन करता है। समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त होगा, ना कि व्यक्ति के आचरण में। बाकी के जो पात्र हैं जैसे कि ग्लूकॉन है, एडिमेंटस है, थ्रेसिमेकस है, उन लोगों ने न्याय की जो व्याख्या करी है, जो न्याय का अर्थ बताया, वो व्यक्ति के संदर्भ में बताया। लेकिन प्लेटो कहता है कि यदि आपको न्याय को समझना है तो न्याय को आप सामाजिक संगठन के रूप में ही समझ सकते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के रूप में इसको नहीं समझा जा सकता है। जैसे कि प्लेटो इसका एग्जाम्पल देता है कि जब हम कभी आई टेस्ट के लिए जाते हैं तो पहले हमें बड़े बड़े अक्षर दिखाए जाते हैं, फिर हमें छोटे अक्षर दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार से न्याय को समझने के लिए पहले आपको बड़े चीज को यानी समाज को समझना होगा, फिर आप व्यक्ति को समझिए। यदि आप व्यक्ति से करेंगे तो हमें सही तरीके से उसका अर्थ नहीं मिलेगा। न्याय को समझने के लिए पहले समाज को समझना आवश्यक है, राज्य को समझना आवश्यक है, सामाजिक जो व्यवस्था है उसको समझना आवश्यक है और उसके बाद हम जो है व्यक्ति को देखेंगे। न्यायपूर्ण व्यक्ति की संकल्पना करना तभी संभव हो जाएगी। जो राज यथार्थ जगत में हमें देखने को मिलता है वो अपूर्ण है और न्याय के सिद्धांत का विकृत रूप प्रस्तुत करता है। यानी कि प्लेटो कहता है, क्योंकि वो एथेंस का था, प्राचीन समय में जो न्यायिक व्यवस्था थी, उसने बोला ये अपूर्ण है, कि इनकम्प्लीट है, जो हमें दिख रहा है वो इनकम्प्लीट है। और आपको जिस प्रकार से अगर आपको एक त्रिभुज जो होता है, अगर आपको त्रिभुज का सही वो निकालना है तो फलक पर त्रिभुज की आकृति बना देने से क्या होता है, वो रियल चीज नहीं होती है, वो एक्चुअल नहीं होता है। बट हमें समझने के लिए उससे संबंधित जो त्रिभुज के सिद्धांत होते हैं उसको समझने के लिए एक हम आइडियल एक इमेजिनेशन करके चलते हैं कि ये ऐसा कंप्लीट फॉर्म है। इसी प्रकार से व्यक्ति भी जो होता है, हम समाज को एक आइडियल फॉर्म में लेकर के चलते हैं और न्याय के सिद्धांत का निरूपण करते हैं। इसी तरह राज के सिद्धांतों को सही सही जानकारी के लिए आदर्श राज का निरूपण आवश्यक हो जाता है। राज व्यक्ति का वृहत रूप है और इसलिए राज की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी है। प्लेटो कहता है राज व्यक्ति का वृहत रूप है, यानी कि जो चीजें एक व्यक्ति के अंदर होती हैं वही सारी गुण जो होते हैं एक राज्य के अंदर होते हैं। यदि आपको राज्य को समझना है तो पहले आपको व्यक्ति को समझना होगा।
और व्यक्ति को समझने के बाद ही आप राज की प्रकृति को और न्यायिक जो गुण है, जो सबसे सर्वोत्तम गुण है, उसको आप समझ सकते हैं। पहले आपको मनुष्य की प्रकृति को समझना होगा। प्लेटो कहता है कि मनुष्य की जो प्रकृति है उसमें मुख्यतः 3 व्यवहार होते हैं, 3 गुण होते हैं। पहला होता है इच्छा या तृष्णा, यानी कि डिजायर। दूसरा होता है भावना या मनोवेग, यानी कि इमोशन। और तीसरा जो होता है, जो सबसे उच्च होता है, वो होता है ज्ञान या बुद्धि। प्लेटो कहता है ये 3 गुण हर मनुष्य के अंदर होता है। किसी में कोई गुण ज्यादा होती है, किसी में कोई कम होती है, लेकिन ये तीनों गुण सबके अंदर होती है। तीनों समान नहीं होते हैं, पर तीनों ही चीजें हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। प्लेटो कहता है कि जो इच्छा का स्थान है वो मनुष्य की कमर में होता है, जो भावना का स्थान है या मनोवेग का स्थान है वो मनुष्य के हृदय में होता है, और जो बुद्धि का स्थान है या फिर ज्ञान का स्थान है वो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। ये सभी गुण सभी लोगों में होते हैं, बस अंतर इतना होता है कि किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में इच्छा ज्यादा है, किसी में साहस ज्यादा है, किसी में बुद्धि ज्यादा है। और यही इसी आधार पे समाज में उनका जो कार्य है वो निर्धारित होता है। इसी आधार पे प्लेटो ने समाज में 3 वर्गों की भी पहचान करी है। वो कहता है कि जिसमें इच्छा ज्यादा होती है या तृष्णा ज्यादा होता है, एपेटाइट ज्यादा होता है, डिजायर ज्यादा होते हैं, ऐसे लोग उद्योग व्यापार को तत्पर रहते हैं, यानी कि वो बिजनेसमैन होते हैं, उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं। जिनके अंदर मनोवेग ज्यादा होता है या भावना की प्रमुखता होती है, वो सैनिक या योद्धा का व्यवसाय चुनते हैं, यानी कि वो योद्धा बनते हैं, सैनिक बनते हैं। देश की रक्षा, राज्य की रक्षा का जो कार्यमदार होता है वो उनके ऊपर होता है। और जो ज्ञान से संपन्न होते हैं, जो बुद्धि से संपन्न होते हैं, वो दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं, वो फिलोसफर होते हैं। और इसीलिए वो कहता है कि जो शासक होगा वो फिलोसफर होगा, उसके अंदर बुद्धि की जो होगी प्रबलता होगी। प्लेटो कहता है यदि हम मनुष्य की प्रकृति के लिए उपयुक्त सद्गुण निश्चित कर लें तो राज्य के लिए भी हम उपयुक्त सद्गुण निश्चित कर सकते हैं। यानी कि हम ये पता कर लें कि किस व्यक्ति में किस गुण की क्वालिटी ज्यादा है, यानी उसके अंदर इच्छा ज्यादा है, वो इच्छा अपनी इच्छाओं से संचालित होता है, या अपने मनोवेग से संचालित होता है, या फिर वो अपने बुद्धि से संचालित होता है। किस व्यक्ति में क्या गुण ज्यादा है, और यही गुण जो उसके अंदर ज्यादा होंगे वो समाज में उसके लिए क्या वर्ग है उसका निर्धारण करेंगे। यानी कि राज्य के लिए क्या उपयुक्त सद्गुण होगा उस व्यक्ति के लिए वो निर्धारित करना सुगम हो जाएगा। प्लेटो ने 4 मूल सद्गुणों का विवरण दिया है, यानी प्लेटो ने मनुष्य के इन 3 गुणों के आधार पे उन्होंने 4 गुणों की बात करी कि समाज में 4 मेन सद्गुण होते हैं। पहला सद्गुण है इच्छा और तृष्णा के लिए उपयुक्त सद्गुण संयम, यानी कि जिनके अंदर इच्छा है, जिनके अंदर तृष्णा है, ऐसे लोगों के लिए प्लेटो संयम गुण की बात करता है कि ऐसे लोगों में संयम जो है सबसे सद्गुण होता है। और ये उद्योग व्यापार में संलग्न वर्ग होते हैं जो सदजीवन प्राप्ति के लिए अपने अंदर संयम विकसित करना चाहते हैं। यानी समाज में वो व्यक्ति जिनके अंदर तृष्णा ज्यादा है, इच्छा ज्यादा है, इन्हें अपने अंदर संयम विकसित करना होता है, उद्योग व्यापार करना होता है, बिजनेस करना होता है। और इनके न्याय के लिए अच्छा यही है कि ये अपने ऊपर संयम से काम करें। दूसरा है भावना या मनोवेग। भावना मनोयोग के लिए जो उपयुक्त सद्गुण है वो है साहस, जो सैनिक वर्ग को सदजीवन बिताने के लिए अपने अंदर साहस विकसित करने की प्रेरणा देता है। जिन व्यक्तियों के अंदर साहस ज्यादा है, यानी कि जिन व्यक्तियों के अंदर भावना है, मनोवेग है, उनका सबसे बड़ा सद्गुण क्या होगा? साहस होगा। साहस के द्वारा वो न्याय स्थापित करेंगे। और तीसरा है ज्ञान के लिए उपयुक्त सद्गुण, वो है जो है विवेक। दार्शनिक या बुद्धिजीवी वर्ग को इस गुण का विकास करना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति जिसके अंदर बुद्धि ज्यादा है, विवेक ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति को अपने अंदर विवेक उत्पन्न जो है का विकास करना चाहिए ताकि समाज में न्याय स्थापित हो। और चौथा जो गुण है, सद्गुण है, वो सबसे बड़ा सद्गुण है जो है न्याय की व्यवस्था। न्याय वो सर्वोच्च सद्गुण है जो समस्त गुणों के उपयुक्त संयोग
का संकेत देता है। यानी कि समाज के अंदर जो चौथा सद्गुण है वो है न्याय। न्याय जो है, न्याय का काम जो है वो ये होगा कि ये तीनों वर्गों के जो अलग अलग सद्गुण हैं उनके बीच में एक बैलेंस बनाए, तभी समाज में चौथा सद्गुण स्थापित हो पाएगा। तो ये जो चौथा सद्गुण है ये पूरी तरीके से शुरू के तीसरे सद्गुण पर निर्भर करता है। व्यक्ति के संदर्भ में न्याय से मतलब क्या है? तृष्णा को साहस का संबल मिल जाए और विवेक से मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। यानी कि जो उत्पादक वर्ग है, जिसके अंदर तृष्णा ज्यादा है, जिसके अंदर इच्छा ज्यादा है, उनको साहस का संबल मिल जाए, सैनिक वर्ग का संबल मिल जाए, यानी प्रोटेक्शन मिल जाए, और उनको विवेक का मार्गदर्शन मिल जाए। और समाज जो है, जो गाइडेंस हो, जो गार्जियनशिप हो या जो डायरेक्शन हो, वो हमें जो है शासक वर्ग के द्वारा, दार्शनिक वर्ग के द्वारा या फिर विवेक के द्वारा प्राप्त हो जाए, यही व्यक्ति के लिए न्याय होगा। और इसी को राज के संदर्भ में अगर बोलेंगे तो उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग से संरक्षण और ऊर्जा प्राप्त हो और दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त हो। यानी कि एक समाज में न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब वहां का जो उत्पादक वर्ग है, जो संयम, जिसका सबसे बड़ा सद्गुण संयम है, उन लोगों को सैनिक वर्ग के द्वारा, जो योद्धा हैं उनके द्वारा प्रोटेक्शन मिले, उनको वहां उनके द्वारा सबल मिले, और राज्य जो है वो दार्शनिक राजाओं के द्वारा, दार्शनिक शासकों के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा, विवेकशील लोगों के द्वारा शासित हो। वहां पे ही सही मायने में न्याय स्थापित हो सकता है। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत राज के दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन किया गया है। यानी कि प्लेटो कहता है कि सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग को अपने अपने स्वभाव के अनुरूप भूमिका सौंपी गई है, और दार्शनिक वर्ग होगा वो इन लोगों को मार्गदर्शन करेगा अपनी भूमिकाओं के निर्वहन करने में कि किस तरह से उन्हें आगे चलना है। अपने अपने लिए जो उपयुक्त सद्गुण है उसके विकास करके दार्शनिक शासकों के नियंत्रण में रहने का निर्देश दिया गया है। यानी कि समाज के जो दो वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन्हें अपने सद्गुणों का विकास करना है, और अपने सद्गुणों के विकास के बाद जो समाज में हमारा दार्शनिक वर्ग होगा, जो दार्शनिक होगा, जो राजा होगा, उसके नियंत्रण में रहना है और उसके मार्गदर्शन को फॉलो करना है। प्लेटो जो वास्तुकार होता है, जो आर्किटेक्ट होता है, उसके कार्य का एग्जाम्पल देता है। प्लेटो हर चीज को एग्जाम्पल के साथ समझाता है, दृष्टांतों के साथ समझाने की कोशिश करता है, और यहाँ पे वो आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल देता है, और वो कहता है कि जिस प्रकार से एक घर के अंदर एक घर की अलग एक बिल्डिंग होती है, उसके अलग अलग चीजें होती हैं, उसकी खिड़कियां होती हैं, उसके छत होते हैं, दीवारें होती हैं, फर्श होता है। इसको बनाने के लिए अलग अलग मजदूर होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं, जिनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो उस चीज को बना रहा होता है, लेकिन इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, कैसे बनाना है, कैसे करना है, क्या लगाना है, क्या मटेरियल यूज करना है, ये सारा काम एक आर्किटेक्ट का होता है जो उनको गाइड करता है। तो इस प्रकार से वो उनके कार्यों की शोभा भी बढ़ाता है। तो इसी तरह से जो प्लेटो है वो कहना चाहता है कि समाज में जो दार्शनिक वर्ग होता है उसका कार्य आर्किटेक्ट तरह ही होता है। समाज के जो उत्पादक वर्ग होंगे वो अपना काम करेंगे, जो सैनिक वर्ग होंगे वो अपना कार्य करेंगे, और इनको गाइड करना, इन्हें कोऑर्डिनेट करना, इनके बीच में तालमेल बिठाना, इनके बीच में एक बैलेंस बना के रखना, ये काम किसका होगा? दार्शनिक राजा का होगा। तो इस तरह न्याय एक ऐसा सद्गुण है जो उन तीनों सद्गुणों, विवेक, साहस और संयम को सही जगह स्थापित करने और उन्हें आदर्श समाज के ढांचे में डाल देता है। यानी कि जो न्याय है वो एक तभी न्याय स्थापित हो पाएगा जब उत्पादक वर्ग और जो सैनिक वर्ग है वो अपने अपने सद्गुणों के आधार पे अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे, और जो दार्शनिक वर्ग होगा वो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, वो उन्हें मार्गदर्शन प्रोवाइड करेगा, और इसी आधार पे समाज में न्याय स्थापित हो पाएगा। इसी में आगे जो है G.H. सेबाइन ने अपनी जो बहुत ही फेमस उनकी किताब है आ हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थ्योरी, इसमें कहते हैं कि प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है।
यानी कि प्लेटो के अनुसार समाज में जिस व्यक्ति के जो सद्गुण है उसके आधार पे कार्य करना ही उसका अपना अधिकार है और उसका वही काम करना ही क्या है, न्याय है, ऐसा जीएस सेबाइन कहते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वाभाविक क्षमताओं के प्रशिक्षण और अपनी उपलब्धि के अनुसार समाज में उनका उपयुक्त स्थान निर्धारित कर देना चाहिए और फिर इसी निर्णय के अनुसार उनको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यानी हमें ये तय कर लेना चाहिए कि समाज में किसी व्यक्ति की क्या स्थिति है, उसका क्या योगदान है, उसके अंदर क्या क्षमताएं हैं और उस आधार पे उनके कर्तव्यों को तय कर दे। यदि कोई टीचर बनने वाला है तो उसे टीचर बनाया जाए, यदि कोई उत्पादक वर्ग है तो उसे उत्पादक वर्ग बनाया जाए, यदि कोई सैनिक बनने वाला है तो उसे सैनिक बनाया जाए। और इस प्रकार से जब वो अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उन्हें दिया गया है उनके गुणों के आधार पे, उनकी योग्यता के आधार पे, तो फिर उस आधार पे उनको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और ऐसा जो राज्य होगा वो ही सही मायने में आदर्श राज्य कहलाएगा। न्याय की मांग है कि समस्त व्यक्तियों की समस्त क्षमताओं के सर्वोच्च विकास और सर्वोत्तम प्रयोग का अवसर प्रदान किया जाए। यानी प्लेटो कहता है कि न्याय मांग करता है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का, अपनी जो अंदर गुण है उसका विकास करने का उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। प्लेटो का विचार है कि ज्ञान के आलोक के बिना समाज अंधकार में भटक जाएगा। यानी ज्ञान जो है, यानी विवेक जो है, यदि समाज में जो शासन होगा अगर वो विवेकशील लोगों का नहीं होगा तो वो समाज अंधकार में भटक जाएगा और समाज के कल्याण के लिए उसमें दार्शनिक राजाओं का शासन स्थापित करना जरूरी हो जाता है। यानी कि प्लेटो कहता है कि यदि समाज में ज्ञान का जो है मार्गदर्शन नहीं होगा, राजा का शासन नहीं होगा, तो ऐसा जो राज्य होगा वहाँ पे कल्याण नहीं हो पाएगा और वो भ्रष्ट हो जाएगा। यदि शासन की जो बागडोर है वो दार्शनिकों के हाथों में नहीं दी जाएगी तो उत्पादक वर्ग अनियंत्रित हो जाएंगे और सैनिक वर्ग नियंत्रित भागवेश में समाज को विध्वंस की ओर ले जाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि वो अपने गुणों पे, अपने सद्गुणों पे संयम लगा के चले, जो कि एक दार्शनिक के द्वारा ही किया जा सकता है। और इसीलिए क्योंकि प्लेटो ये कहता है कि जो एथेंस था उस टाइम पे, वहाँ पे जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो इसी वजह से थी कि वहाँ पे जो शासन की बागडोर थी वो वहाँ के आम जनता के हाथों में थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की आड़ में जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे और उनके मनोवेग से, उनके जो उनके भावनाएं हैं उनसे सिर्फ खिलवाड़ कर रहे थे। प्लेटो शिकायत के स्वर में ये बात कहता है कि जब हम जूता बनवाने के लिए साधारण, मतलब अगर हमें जूता भी बनवाना है या कोई बहुत साधारण काम करवाना है तो उसके लिए भी हम कारीगर ढूंढते हैं, ठीक है। फिर हम ये कैसे सोच लेते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, जिसको शासन के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसके अंदर दूरदर्शिता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप शासन की बागडोर दे दें तो ये पूरी तरीके से गलत होगा, अन्यायपूर्ण होगा। जब हम बीमार होते हैं, जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हम किसी से भी अपना इलाज तो नहीं कराते हैं, हमेशा एक बेहतरीन डॉक्टर या जो चिकित्सक होता है या प्रशिक्षित होता है, ट्रेंड डॉक्टर्स जो होते हैं, हम उनके पास जाते हैं ताकि कोई गलती ना हो पाए। तो ये तो बहुत साधारण चीजें, बहुत छोटी चीजें हैं और शासन चलाना, शासन का काम करना, ये जो है एक बड़ी चीज है जो विवेकशील और ज्ञानवान व्यक्ति ही कर सकता है। प्लेटो कहता है कि जब तक राजनीति में अयोग्य और धूर्त व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तब तक राज्यों की बुराइयां, राजनीतिक अस्थिरता, अव्यवस्था, कुप्रबंध, इन सब का अंत नहीं हो सकता। यानी कि लोकतंत्र के नाम पे जो शासन की बागडोर अयोग्य लोगों के हाथ में दे दी गई है, इसे समाप्त करना होगा। कहीं ना कहीं प्लेटो सुकरात का जो मृत्यु होता है उसको भी इसी चीज के साथ जोड़ता है और उस घटना ने इतना प्रभाव डाला प्लेटो के ऊपर कि प्लेटो ने एक आदर्श राज के लिए, न्याय स्थापना करने के लिए इस लोकतंत्र का विरोध किया और बोला कि ये तभी आदर्श राज स्थापित हो सकता है, तभी न्याय स्थापित हो सकता है जब दार्शनिक राजा का शासन होगा, विवेकशील राजा का शासन होगा। प्लेटो कहता है कि जब तक दार्शनिक स्वयं शासक नहीं बन जाते या संसार के सभी शासक दार्शनिक नहीं बन जाते तब तक एथेंस या राज बुराइयों से मुक्ति नहीं पाएगा।
तो आज का जो हमारा सेशन था, जो आज का हमारा चर्चा था प्लेटो के न्याय का सिद्धांत, ये हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।